स्टार्ट होता है, सबसे पहले टाइम सीरीज स्टार्ट होता है तुम्हारा, वो एक डेटा है हमारे पास जो कि टाइम के साथ वेरी कर रहा है, ठीक है। अभी हम उसको कुछ ज़्यादा सोच नहीं रहे, हमें बस दिख रहा है कि वो एक डेटा है जो टाइम के साथ वेरी कर रहा है। चलो अब एक डेटा ऐसा देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम गए वहाँ पे टैगल वगैरह में गए, आपको नंबर दिख रहे थे, तो हमको कोल इंडिया का क्लोजिंग शेयर प्राइस का डेटा मिला। कहाँ से कहाँ तक मिला? हमको 2010 से 2021 तक मिला, ठीक है। 2010 से लेकर के 2021 तक हर दिन का डेटा ऑलमोस्ट है इसमें, ठीक है। बीच में जो ब्रेक्स होता है संडे सैटरडे वो सब हटा के शायद, तो सारा का डेटा ऑलमोस्ट है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो क्लोजिंग प्राइस था उसका पैटर्न क्या है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि जो टाइम के साथ जो वेरिएबल है मेरा, जो क्लोजिंग प्राइस है वो कैसे वेरी कर रहा है। तो सबसे पहले तो ये प्लॉट आ गया इसका, कि हमको ऑलमोस्ट दिख रहा है कि देखो शुरू का 10 साल तक तो सेम ही रहा, ठीक है। शुरू का मतलब ऑलमोस्ट 5-6 साल तक सेम ही रहा, उसके बाद लास्ट में थोड़ा डिक्लाइन कर रहा है, ठीक है। लास्ट में जो है लास्ट कुछ फ्यू ईयर्स में 2021 के अराउंड 20-21 के अराउंड थोड़ा ये डिप कर रहा है कोल इंडिया का शेयर प्राइस, तो क्लोजिंग शेयर प्राइस। तो ट्रेंड लाइन अगर इसमें फिट करना चाहें तो ऐसा ट्रेंड लाइन आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली दिमाग में हमको ये लेके चलना है कि सबसे पहले कोई टाइम सीरीज दिखता है तो हम चेक करते हैं टाइम के साथ कैसा वैरी कर रहा है। अप ट्रेंड होता, अगर ये अप ट्रेंड होता है, सपोज कि हम कोई और दूसरा डेटा लेते हैं, सपोज हम दूसरा डेटा तुमको लेके दिखाते हैं, दूसरा डेटा डेटा निफ्टी। सो निफ्टी तो बड़ा ही होगा, ऐसा हमको लग ही रहा है। तो निफ्टी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। निफ्टी का जो डेटा है, निफ्टी का जो क्लोजिंग प्राइस है, उसका डेटा हम लोग देख लेते हैं, उसका डेटा कैसा दिख रहा है विजुलाइज करने में। तो काफ़ी मतलब ये ज़्यादा कुछ इसमें पैटर्न नहीं दिख रहा है, ये डेटा ठीक नहीं है। वेट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो हमको कोई दूसरा चीज़ का दिखाते हैं, जैसे कि हमारा किसका, एशियन पेंट का दिखाते हैं। एशियन पेंट का जो क्लोजिंग प्राइस है उसका डेटा दिखाते हैं, ठीक है, कैसा दिख रहा है। तो देखो एशियन पेंट का डेटा अगर हम विजुलाइज करना चाहें तो ऑलमोस्ट कुछ ऐसा दिख रहा है कि बढ़ा था, शुरू में काफ़ी ठीक ठाक बढ़ा, फिर बाद में बीच में बढ़ गया। तो इसका ट्रेंड लाइन अगर हम देखें, ट्रेंड लाइन कैसा दिख रहा है, तो इसका अप ट्रेंड है ना। तो एशियन पेंट्स का जो ग्राफ है 2010 से 2021 में एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है कि जो अप ट्रेंड है इसमें। बीच में एक पूरा पीक आया था और पूरा डाउनफॉल आया था, वो एक है, उसके बाद सीधा तुम्हारा बढ़ ही रहा है, ऑलमोस्ट हर टाइम बढ़ रहा है, तो इसलिए अप ट्रेंड है। लेकिन कोल इंडिया का क्या है, डाउन ट्रेंड है। तो इसी तरह से पहले हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, ट्रेंड देखते हैं। दूसरा चीज़ हम लोग ऑब्जर्व क्या करते हैं कि हम लोग ग्राफ को क्लोजली देखते हैं, ठीक है। ग्राफ में जो छोटा छोटा पीक दिख रहा है ना, मतलब जो एक्चुअल वैल्यूज होती है उससे थोड़ा थोड़ा एक पीक दिख रहा है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर टाइप का पीक दिख रहा है। जो पीक यहाँ दिख रहा है वही पीक यहाँ दिख रहा है, वही पीक यहाँ दिख रहा है, वही पीक यहाँ दिख रहा है, और एक फिक्स लेंथ और फिक्स इंटरवल्स में वो पीक रिपीट हो रहा है, उसी को सीजनैलिटी बोल देते हैं। और साइक्लिकलिटी क्या हो जाता है, सीजनैलिटी और साइक्लिकलिटी दो अलग अलग तरह की चीज़ है, लेकिन सेम ही चीज़ है। सेम ही चीज़ कैसे है कि एक पर्टिकुलर इंटरवल के बीच में रिपीटिशन ऑफ अ पैटर्न विद इन अ फिक्स्ड इंटरवल इज कॉल्ड सीजनैलिटी। बट दैट इंटरवल, जब अगर वो इंटरवल छोटा है तो सीजनैलिटी है, लेकिन अगर वो इंटरवल बड़ा है, जैसे कि 6 साल का, 8 साल का, 10 साल का, ऐसा ऐसा इंटरवल में हो रहा है, जैसे कि रिसेशन वगैरह होता है, तो या फिर मतलब पूरा ग्रोथ वगैरह होता है बीच में, तो वो सब जो है वो सब साइक्लिकलिटी के अंदर आ जाता है कि वो हो तो रहा है लेकिन उसका होने का फ्रीक्वेंसी जो है वो इंटरवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो ये सीजनलिटी और साइक्लिकलिटी होता है। तो ऐसे हम लोग डेटा में ऑब्जर्व करते हैं, मतलब मैनुअली ये आदमी ऑब्जर्व करता है कि पहले ट्रेंड होगा, फिर ट्रेंड को मॉडल करेंगे, फिर सीजनलिटी होगा, सीजनलिटी को मॉडल करेंगे, फिर जो बच जाता है उसको हम लोग बोलते हैं कि स्टेशनरी टाइम सीरीज है, ठीक है। कोवेरियंस स्टेशनरी टाइम सीरीज है। तो मेन कॉन्सेप्ट यही है हमारा कि टाइम सीरीज का जो अपना मॉडल से वहाँ तक पहुँचेंगे। ट्रेंड जो है वो तो हम लीनियर रिग्रेशन में ला सकते हैं, और जो तुम्हारी सीजनलिटी है उसको भी लीनियर रिग्रेशन से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के बाद जो हमारे पास कोवेरियंस स्टेशनरी जो मेरे पास टाइम सीरीज आएगा, जो रेसिडुअल आएगा बचा हुआ, उसको हमको टाइम सीरीज मॉडल से हम कैसे बेटर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो बचा हुआ रेसिडुअल होगा उसमें भी कुछ ना कुछ पैटर्न होता है, ठीक है। तो वो हमको दिखाएंगे यहाँ पे कैसे क्या हो रहा है, हर एक प्रोसेस हर एक टाइम पे, ठीक है। तो चलो पहले सबसे पहले मेथोडोलॉजी देख लेते हैं। तो सिंगल टाइम सीरीज में सबसे पहले क्या होता है, या तो मल्टीपल टाइम सीरीज भी हो सकता है, लेकिन अभी हम लोग का एफआरएम का सिलेबस में सिंगल टाइम सीरीज ही है सिर्फ। तो सिंगल टाइम सीरीज में हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले तो ये चेक करते हैं कोवेरियंस स्टेशनरी है कि नहीं। कोवेरियंस स्टेशनरी मतलब क्या, ट्रेंड और सीजनलिटी दोनों हट चुका है, ठीक है। और मेरे पास एक सिर्फ उसमें कुछ ऐसा टाइम बेस्ड साइकिल्स या टाइम बेस्ड पैटर्न है जो कि हम अभी तक हम नोटिस नहीं कर पाए, ठीक है। तो उनको हमको मॉडल करना है, अभी तक हम उसको मॉडल नहीं कर पाए, उसको मॉडल करना है। तो कोवेरियंस स्टेशनरी तक पहुंचना हमारा एंड गोल है। वो कैसे पहुंचेंगे, ट्रेंड और सीजन को मॉडल करने के बाद, ठीक है। लेकिन सबसे पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा कि जो हमारे पास टाइम सीरीज है वो क्या ऑलरेडी आपका कोवेरियंस स्टेशनरी है, ताकि हम अपना डायरेक्ट टाइम सीरीज मॉडल होता है, ऑटो रिग्रेसिव या मूविंग एवरेज मॉडल होता है, उसको लगा सकते हैं। तो उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या चेक करते हैं, मीन वेरिएंस एंड कोवेरियंस ऑफ ग्लोबल एंड लोकल फिट्स। तो
जैसे 2010 से बोले 2021 का डेटा है मेरे पास, तो पूरा 2010 का, 2011 का, 2012 का सबका मीन और वेरिएंस हम इंडिविजुअली कैलकुलेट करें पर ईयर का और उसको चेक करें, तो हमको क्या पता चलेगा कि अगर मीन उसका इंक्रीज़ हो रहा होगा, तो हमको पता चलेगा कि अरे ये तो ट्रेंड है इसमें, ठीक है। इसका वेरिएंस चेंज हो रहा होगा, तो हमको पता चलेगा कि किसी टाइम पे वेरिएंस ज़्यादा है, किसी टाइम पे वेरिएंस कम है, तो उससे हमको क्या पता चलेगा कि सीज़नैलिटी हो सकता है, ठीक है। या कोवेरिएंस के होने से भी सीज़नैलिटी हो सकती है। ठीक है। तो मीन वेरिएंस एंड कोवेरिएंस को हम चेक करते हैं जिससे कि हम कोवेरिएंस स्टेशनरी को कर सकते हैं। तो ये भी एक तरह से मैनुअल काम है कि तुमको जितना भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है उसमें तुमको मीन और वेरिएंस और कोवेरिएंस चेक करना है। मतलब पूरा जो सैंपल है उसका कुछ कुछ पार्ट्स का, और तुमको चेक करना है कि वो बदल रहा है कि नहीं। ठीक है, मीन वेरिएंस और कोवेरिएंस सेम होना चाहिए, ठीक है, फिक्स्ड होना चाहिए और टाइम के थ्रू आउट सेम होना चाहिए। तो पहला तो एक ये कंडीशन है कोवेरिएंस स्टेशनरी होने का। दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन ये है कि हम उसका ऑटो कोरिलेशन फंक्शन और पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन को हम प्लॉट करके थोड़ा सा मतलब कुछ तो इंसाइट ले सकते हैं कि वो कोवेरिएंस स्टेशनरी है या नहीं है। ठीक है, तो एसीएफ और पीएसएफ प्लॉट करके हमको काफ़ी आइडिया लग जाता है कि वो मतलब स्टेशनरी है या नहीं है, और ये भी पता चल जाता है कि इसमें मॉडल कौन सा बेटर आएगा। मतलब ऑटो रिग्रेशन और मूविंग एवरेज का कुछ ऑर्डर होता है, ठीक है, ऑर्डर के हम कितना लैग तक जाएंगे, कौन कौन सा लैग पर्टिकुलरली यूज़ करेंगे, तो मॉडल पैरामीटर्स को हमको आइडेंटिफाई करने में ऑटो कोरिलेशन और पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन से बहुत हेल्प हो जाता है। ठीक है। तीसरा एक होता है तरीका स्टैटिस्टिकल टेस्ट होता है, जिसको बोलते हैं डिकी फुलर टेस्ट एंड ऑगमेंटेड डिकी फुलर टेस्ट। तो डिकी फुलर टेस्ट से क्या करते हैं हम लोग, जो हमारे पास टाइम सीरीज डेटा आया, जो हमारे पास टाइम सीरीज डेटा है उसको हम चेक करते हैं कि वो यूनिट रूट है या नहीं, क्योंकि यूनिट रूट होना भी आप अपने आप में क्या है, हो सकता है कि उसमें ट्रेंड ना हो, सीजनैलिटी ना हो या कुछ ना हो, उसको तुम मतलब क्लियरली देख नहीं पा रहा है, ऐसा सीरीज है जिसमें तुमको क्लियरली ट्रेंड या सीजनैलिटी नहीं दिख रहा है, लेकिन उसमें हो सकता है कि यूनिट रूट हो, मतलब रैंडमली बिहेव कर रहा है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, तो तुम उसमें चेक जज नहीं कर पाओगे कि ट्रेंड है या सीजनैलिटी है क्या है। तो उसको हम लोग चेक करने के लिए डिक्टी फ्लो टेस्ट करते हैं, इसको चेक करने के लिए यूनिट रूट को चेक करने के लिए। यूनिट रूट मतलब क्या, जो प्रेजेंट वैल्यू है वो एग्जैक्टली सेम है पास्ट वैल्यूज का विद रैंडम एरर, एक रैंडम एरर के साथ, ठीक है। तो वो डिकी टेस्टिंग करते हैं उसको एग्जामिन करने के लिए। और ऑगमेंटेड डिकी उसी का मतलब एक जनरलाइज्ड वर्जन है। डिकी में हम लोग ऑटोलिग्रेसिक वन मॉडल का यूज़ करके ऑटोलिग्रेशन मॉडल ऑफ ऑर्डर वन का यूज़ करके टेस्ट करते हैं, और ऑगमेंटेड वाले में जनरलाइज करके हम लोग टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो उतना पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी हम बता दें कि डिकी टेस्ट से हम लोग स्टेशनरिटी को चेक करते हैं, क्योंकि अगर यूनिट टूट हो गया तो वो स्टेशनरी नहीं हो सकता। ठीक है, तो लेकिन देख के तुमको लगेगा कि हो सकता है कि स्टेशनरी है, ट्रेंड नहीं है, ट्रेंड दिख रहा है, मतलब काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है यूनिट रूट। इसलिए हम लोग डिकी फ्लो टेस्ट करते हैं ताकि हमको डायरेक्टली पता चल जाए कि सीरीज़ में यूनिट रूट है कि नहीं। और अगर यूनिट रूट है तो हम डिफरेंसिंग करके यूनिट रूट को हटा सकते हैं और एक नया सीरीज़ बना सकते हैं जो कि हमारा कोवेरिएंट स्टेशनरी होगा। ठीक है, तो वही होता है यूनिट रूट को हमको चेक करने का एक तरीका क्या है, डिकी फ्लो टेस्ट। ठीक है, अब चेक कर लेंगे यूनिट रूट है, फिर उसको कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, कोवेरिएंट स्टेशनरी। तो हमारा एंड गोल क्या है, कोवेरिएंट स्टेशनरी तक ही पहुंचना हमारा एंड गोल है। या तो हम यूनिट रूट को डिफरेंसिंग से कन्वर्ट करते हैं, या तो फिर हम ट्रेंड और सीजनैलिटी मॉडल कर लें, या फिर हम डिफरेंसिंग करके भी मॉडल कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारा ग्रोथ रेट जो होगा काफ़ी वेरी कर रहा होगा, लॉग लीनियर ट्रेंड होगा, मतलब काफ़ी तरह का चीज़ हो सकता है, तो उसको भी हम डिफरेंसिंग से मॉडल कर सकते हैं, या जो अपना रिग्रेशन मॉडल्स है उनसे मॉडल कर सकते हैं। तो ट्रेंड के लिए हम डायरेक्टली टाइम के साथ रिग्रेशन कर सकते हैं, और सीजनैलिटी के लिए हम लोग डमी वेरिएबल के साथ रिग्रेशन करते हैं। डमी वेरिएबल क्या होता है, बाइनरी वेरिएबल होता है, या तो जीरो एज्यूम करता है तो वन एज्यूम करता है। वन अगर वो पर्टिकुलर मंथ है तो यस यानी कि वन लेता है, और नहीं है तो जीरो लेता है। तो बेसिकली हमें उस चीज़ का आइडिया दे देता है कि अगर वो पर्टिकुलर मंथ हो रहा है तो कितना एक्स्ट्रा वैल्यू ऑफ कितना एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन हो रहा है उस पर्टिकुलर मंथ में। तो वो डमी वेरिएबल के थ्रू हम सीजनैलिटी को मॉडल कर सकते हैं, और मॉडल करने के बाद हम एक वाई फिटेड निकालेंगे। ठीक है, हमने जो मॉडल बनाया उससे वाई फिटेड निकलेगा, उस वाई फिटेड और जो हमारा एक्चुअल वाई है उस दोनों के बीच का जो रेसिडुअल होगा, जो एरर बचेगा, उस एरर को हम बोल सकते हैं कि ये कोवेरिएंट स्टेशनरी टाइम सीरीज है। ठीक है, और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, उस कोवेरिएंट स्टेशनरी सीरीज़ का मॉडल सिलेक्शन हमको करना है। क्या मॉडल सिलेक्शन, हमें अरमा मॉडल फिट करना है, यानी कि ऑटो रिग्रेशन मूविंग एवरेज मॉडल को फिट करना है। उसके लिए हम लोग ऑटो कोरिलेशन फंक्शन और पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन यूज़ करते हैं मॉडल का ऑर्डर डिसाइड करने के लिए। मॉडल का कितना ऑर्डर होगा, ऑटो रिग्रेशन कितना ऑर्डर होगा, मूविंग एवरेज का कौन सा ऑर्डर होगा, और मॉडल का स्पेसिफिकेशन, यानी कि कौन सा पर्टिकुलर लैग को हम यूज़ करेंगे, कौन सा पर्टिकुलर लैग जो है वो ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है तुम्हारा हमारा मॉडल को। ठीक है, हमारे कोवेरिएंट स्टेशनरी वाला मॉडल को। और फिर इतना करने के बाद हमारा जो इंटरप्रिटेशन था उसको हम चेक कैसे करेंगे, कोई स्टैटिस्टिकल टेस्ट होना चाहिए। तो वो स्टैटिस्टिकल टेस्ट क्या होता है, कैसे इन्फॉर्मेशन क्राइटेरिया और बेसिक इन्फॉर्मेशन क्राइटेरिया, ये दो बस सिंपल सा मैथमेटिकल फॉर्मूला है इसका। और इससे हम लोग टेस्ट करते हैं। जैसे वहाँ पे एडजस्टेड आर स्क्वायर में क्या हो रहा था, एडजस्टेड आर स्क्वायर में क्या हो रहा था कि हम कॉम्पनसेट करते हैं या पेनलाइज कर रहे थे नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स पैरामीटर्स जो ऐड हो रहा है इन एडिशन टू जो इंक्रीज इन आर स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, जो वेरियंस को हम ज़्यादा एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम कॉम्प्लेक्सिटी ऐड कर रहे हैं मॉडल में, तो दोनों को कंपनसेट करके, दोनों को कम्प्लीमेंट करके हमको एक टर्म बनाना था जो कि हमें बता सके कि बेटर जज कर सके कि कौन सा मॉडल बेटर है। ठीक है, तो इन सारे मॉडल्स में जो भी हमारा इंटरप्रिटेशन था उसमें चूज़ करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ए आई सी और बी आई सी यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हमने जो अपना पैरामीटर है वो ए आई सी और बी आई सी के तौर पे
मतलब हमने मॉडल कर लिया और हमने फिर अपना जो रेसिडुअल था, जो कोवेरिएंट स्टेशनरी था, उसका फिटेड वाई निकाल लिया। ठीक है, हमने अरमा मॉडल का यूज़ करके हमने उसका फिटेड नहीं, हम रेसिडुअल का भी कुछ प्रेडिक्टेड रेसिडुअल निकाल लिया। ठीक है, तो हमें जो अब जो बचा हुआ रेसिडुअल आया, अगर वो भी कोवेरिएंट स्टेशनरी होगा तो उसमें कुछ पैटर्न बचा होगा, तो हमें वो चेक करना है कि जो अब जो उसके बाद जो बचा हुआ एरर है, क्या उसमें भी कुछ पैटर्न है जो कि अरमा मॉडल से कैप्चर किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमको सेम प्रोसेस करना पड़ेगा, क्या कि जो एरर टर्म, जो नया एरर टर्म आया, जो नया ईटी आया, उसका भी एसीएफ और पीएससीएफ प्लॉट करना पड़ेगा। ठीक है, उसका एसीएफ और पीएससीएफ प्लॉट करने के बाद अगर हमको पता चलता है कि कोई भी लैग से उसका कोरिलेशन जीरो के अराउंड है, ठीक है, तो अगर जीरो के अराउंड मतलब सिग्निफिकेंट नहीं है कोरिलेशन, तो हम बोल सकते हैं कि वो व्हाइट नॉइस है। तो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन या पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन देख करके भी बता सकते हैं कि व्हाइट नॉइस है कि नहीं। दूसरा, हम इसके लिए लंच बॉक्स या बॉक्स पीएस क्यू स्टैटिस्टिक्स का यूज़ कर सकते हैं। तो बता रहे थे कि हम की हाइपोथेसिस टेस्टिंग में काई स्क्वायर टेस्ट आता है काम, इसमें बॉक्स पीएस क्यू स्टैटिस्टिक में काम आता है। तो वही व्हाइट नॉइस में हम जो कोरिलेशन का स्क्वायर होता है, कोरिलेशन का स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ कोरिलेशन जितना भी होता है लैग का, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तुम्हारे नंबर ऑफ जितना भी ऑब्जर्वेशन है मेरे पास, नंबर ऑफ जितना भी सैम्पल्स है, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें एक बॉक्स पीएस क्यू स्टैटिस्टिक मिल जाता है। और फिर उसके कोरिस्पॉन्डिंग वो ये जो क्यू स्टैटिस्टिक होता है, ये बेसिकली टी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का, आपका क्या हो जाता है, टी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। ठीक है, और स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में हम सिग्निफिकेंस लेवल हमको पता होगा, तो उसके बेसिस पे हम अपना क्या बोलते हैं, अपना निकाल सकते हैं वैल्यू, अपना वैल्यू निकाल सकते हैं, उसका किसका का इनवर्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि क्रिटिकल पॉइंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। और हमारे पास स्टैटिस्टिक का वैल्यू है, तो स्टैटिस्टिक को फिर हम क्यू वैल्यू से कंपेयर करके बता सकते हैं कि व्हाइट नॉइस है या नहीं। तो अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है मतलब व्हाइट नॉइस नहीं है, नल हाइपोथेसिस अगर एक्सेप्ट हो रहा है मतलब व्हाइट नॉइस है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट में चलते हैं। हाँ, तो अगर व्हाइट नॉइज़ हमें मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं। व्हाइट नॉइज़ मतलब एक ऐसा सेट ऑफ वैल्यूज़ है, ऐसा स्टोकेस्टिक वैल्यूज़ हमारे पास जो कि रैंडमली ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, वो रैंडम, उसमें कोई पैटर्न नहीं है, ना कोई टाइम बेस्ड पैटर्न है, ना कोई लैग बेस्ड पैटर्न है, ना कोई ट्रेंड है, ना कोई सीजनैलिटी है, कुछ भी नहीं बचा है। वो बस रैंडमली मूव कर रहा है। आज 1 है तो कल 100 हो सकता है, फिर 50 हो सकता है, फिर अचानक से 10 हो सकता है। तो उसमें कोई पैटर्न ही नहीं है कि 100 है तो फिर 90 होगा, 80 होगा, तो घटेगा तो घटता रहेगा, बढ़ेगा तो बढ़ता, ऐसा कुछ कोई ट्रेंड ही नहीं है उसमें। ठीक है, तो वो हो गया तुम्हारा व्हाइटनेस, उसको मॉडल तो कोई कर ही नहीं सकता। तो वो ये इतना सारा तो वल्नरेबिलिटी या वोलेटिलिटी जो है मार्केट में रहता ही है, तो इसी को हम लोग व्हाइट नॉइस बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन अभी तुम जब मॉडल बनाया और तुम उस व्हाइट नॉइस तक नहीं पहुंच पाए, इसका मतलब तुम्हारे मॉडल में कुछ प्रॉब्लम था, यानी कि तुमने कोई सीरियल कोरिलेशन को मिस कर दिया, तुम्हारा कोई लैग मिस हो गया, तुमने गलत ऑर्डर यूज़ कर लिया। तो मॉडल स्पेसिफिकेशन वापस चेक करना है। अगर मान लो तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से नहीं आ रहा है, नॉट इंडिपेंडेंट, अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, यानी कि वेरियंस सही नहीं है, यानी कि वेरियंस हो सकता है टाइम के साथ बढ़ रहा है, ज़्यादा वेरी कर रहा है, तो वो हेट्रोस्कैडिस्टिसिटी का प्रॉब्लम को एड्रेस करना पड़ेगा हमको गार्च या आर्च मॉडल का यूज़ करके। और फिर हमें व्हाइट नॉइस तक पहुंचना है, तो एंड गोल फिर व्हाइट नॉइस तक पहुंचना। पहले क्या था, एंड गोल कोवेरिएंट स्टेशनरी तक पहुंचना है, फिर कोवेरिएंट स्टेशनरी वंस हमको मिल गया तो हमें व्हाइट नॉइस तक पहुंचना, ये हमारा गोल है। तो व्हाइट नॉइस जब हमको मिल जाएगा तो हम जो कंप्लीट मॉडल है, ट्रेंड से लेकर के सीजनलिटी से लेकर के साइक्लिकलिटी से लेकर के फिर तुम्हारा जो ऑटो रिग्रेशन मॉडल्स है, मूविंग एवरेज मॉडल है, जितना मॉडल को मिला करके हम एंड पीरियड एंड का फोरकास्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटल पूरा माइंड मैप है तुम्हारा टाइम सीरीज का। इसी को बोलते हैं बॉक्स जेनकिंस मेथोडोलॉजी। यही बॉक्स जेनकिंस मेथोडोलॉजी है टाइम सीरीज को अप्रोच करने के लिए। ठीक है, अब तुमको हम क्या बता दें कि डिकी फ्लो टेस्ट होता है तुम्हारा किसके लिए, डिकी फ्लो टेस्ट तुम्हारा किसके लिए होता है, वो चेक करने के लिए होता है कि यूनिट रूट है कि नहीं। यूनिट रूट हम क्या बताए थे कि अगर वो प्रीवियस वाला वैल्यू से जो प्रेजेंट वाला वैल्यू है सेम है, यानी कि बी वन का वैल्यू अगर 1 है तो यूनिट रूट हो जाएगा, है ना, बी वन का वैल्यू, और ये बी जीरो है, बस एक एरर टर्म एक्स्ट्रा है मेरे पास, और वो तो रैंडम है, हम एज्यूम करके रखें कि जो एरर होगा वो रैंडम है। तो ये तो वाई टी इक्वल टू वाई टी माइनस वन प्लस एरर, अगर ऐसा कुछ हो जाए सिचुएशन तो वो क्या हो जाएगा, यूनिट रूट का प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है, तो यूनिट रूट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हमको, क्योंकि अगर यूनिट रूट है किसी भी केस में तो हमारा जो मॉडल है उसमें कोवेरिएंट स्टेशनरी नहीं है, और हम उसमें अरमा मॉडल्स वगैरह नहीं लगा सकते, हमें पहले उसमें डिफरेंसिंग करके उसको स्टेशनरी बनाना पड़ेगा, कोवेरिएंट स्टेशनरी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तुम देखो यहाँ पे कैसे हम लोग सबसे पहले तो इसको ए आर वन मॉडल को फिट कर दिए, फिर दोनों तरफ से वाई टी माइनस वन सब्सट्रैक्ट कर दिए, तो डेल्टा वाई टी आ गया एक तरफ आ गया तुम्हारा वाई टी माइनस वन और बी वन माइनस वन। ठीक है, तो बेसिकली हम इसको रिग्रेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, डेल्टा वाई टी और वाई टी माइनस वन का। और फिर हमको क्या पता था कि बी वन का वन होने से यूनिट रूट का प्रॉब्लम होगा, तो अगर बी वन इक्वल टू वन होगा तो बी वन माइनस वन को चलो कुछ और पैरामीटर लिख देते हैं, मान लो थीटा है बी वन माइनस वन, तो थीटा इक्वल टू जीरो, यानी कि थीटा को अगर हम स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट प्रूफ कर दें, इनसिग्निफिकेंट प्रूफ कर दें, तो हमको पता चल जाएगा कि यूनिट रूट है ना। तो इसके ऊपर हमको जैसे रिग्रेशन में टी टेस्ट हमको बताया था ना कैसे करते हैं, जो भी तुम्हारा इसका वैल्यू ऑब्जर्व वैल्यू आया माइनस जीरो डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर जो था, और उसको हम चेक करेंगे टी का क्रिटिकल वैल्यू से। टी का क्रिटिकल वैल्यू कैसे पता चलेगा, नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे पता चलेगा, एन माइनस जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस टोटल नंबर ऑफ फिटेड पैरामीटर्स। ठीक है, तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन के केस में दो होता है इंटरसेप्ट और
स्लोप कोफिशिएंट, तो n-2 हो जाता है रिग्रेशन, सिंपल रिग्रेशन में, ठीक है। तो n-2 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन -2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। फिर सिग्निफिकेंस लेवल तुमको दिया रहेगा 5% या 10%, तो टेबल में तुम जाके दोनों का वैल्यू देख लेना। फिर जो आएगा वो क्रिटिकल वैल्यू है, और उस क्रिटिकल वैल्यू से तुम्हारा जो ये टी स्टैट तुम कैलकुलेट करोगे x माइनस म्यू बाय सिग्मा बाय रूट एन करके, अंडर रूट एन करके, तो वो वैल्यू से तुम टी स्टैट का वैल्यू से टी क्रिटिकल का वैल्यू कंपेयर करोगे। अगर टी क्रिटिकल से ज़्यादा है तो तुमको हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देना है, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देना और बोलना है कि ये थीटा जो है वो सिग्निफिकेंट है, यानी कि नॉट इक्वल टू 0, यानी कि यूनिट रूट नहीं है। और अगर नल एक्सेप्ट हो गया मतलब यूनिट रूट है, ठीक है। तो यहाँ से अगर यूनिट रूट हमको जैसे पता चला कि यूनिट रूट है, तो हम डिफरेंसिंग करके अपना जो नया मॉडल है उसको बनाएंगे, ठीक है। तो वो फिर एक अलग टॉपिक है डिफरेंसिंग, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि डी ट्रेंड डिसिप्लाइन किया, तब तो हो गया। हाँ, एक और बात, और जब हम मॉडल को बनाते हैं, जब हम लोग, तो हम लोग दो चीज़ को देखते हैं, देखो हाँ, ठीक है। तो मॉडल हम बताते हैं कि मॉडल सिलेक्शन, कोई मॉडल सिलेक्शन करने के लिए हम लोग ऑटो कोरिलेशन फंक्शन और पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन, तो एग्जैक्टली कैसे होता है। तो मूविंग एवरेज का जो हम लोग मूविंग एवरेज का जो ऑर्डर है, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर का मूविंग एवरेज या सेकंड ऑर्डर का मूविंग एवरेज या ऑटो रिग्रेशन है, तो फर्स्ट ऑर्डर का ऑटो रिग्रेशन या सेकंड ऑर्डर का ऑटो रिग्रेशन को हम लोग यूज़ करना है, ठीक है। तो कैसे हम लोग देखते हैं एसीएफ और पीएसएफ से, तो याद रखना कि मूविंग एवरेज को हम चेक करते हैं कहाँ पे एसीएफ कट ऑफ कर रहा है, ठीक है। तो हम एसीएफ और पीएसएफ दोनों का बार चार्ट बनाएंगे और हम देखेंगे कि दोनों कहाँ पे कट ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। तो पीएसएफ जहाँ पे कट ऑफ कर रहा होगा उतना ही मॉडल का मेरा क्या हो जाएगा, ऑटो रिग्रेशन मॉडल हो जाएगा। और एसीएफ जहाँ पे कट ऑफ कर रहा होगा उतना ही मॉडल का क्या हो जाएगा मेरा, उतना ही मॉडल का क्या हो जाएगा, मूविंग एवरेज मॉडल हो जाएगा। अब एसीएफ और पीएसएफ होता क्या है, पहले ये तो समझ लो। एसीएफ क्या होता है, तुम्हारा ऑटो कोरिलेशन होता है। कोरिलेशन पता है, कोवेरिएंस डिवाइडेड बाय जो स्टैंडर्डाइज कोवेरिएंस बोल लो, ठीक है। यानी कि वो रिलेशन बताता है कि दोनों एक वेरिएबल जितना मूव कर रहा है तो दूसरा वेरिएबल उसके रिस्पेक्ट में कितना मूव कर रहा है, मतलब दोनों में कितना एक तरह से दोनों का वेरिएबिलिटी में कितना सिमिलैरिटी है, तो वो ऑटो कोरिलेशन बता रहा है, कोरिलेशन बताता है। अब ऑटो कोरिलेशन मतलब क्या है, मतलब कोरिलेशन खुद के साथ, खुद का पास्ट वैल्यूज़ के साथ। तो पास्ट वैल्यू हो सकता है, अगर मान लो तुम्हारा सीरीज ऐसा हो कि एक दिन 10 है, अगले दिन 50 है, तो फिर अगले दिन 100 है, फिर अगले दिन 0 है, तो ऐसा करके तुम्हारा अगर सीरीज होगा मान लो, तो पिछला वैल्यूज़ जो है आने वाला वैल्यूज़ से रिलेटेड नहीं है ना, वो तो रैंडम आ जा रहा है, तो कोरिलेशन नहीं आएगा। लेकिन अगर कोरिलेटेड है, जैसे कि पिछला वाला 20 था, 30 था, 40 था, 50 था, ऐसे करके बढ़ घट रहा है, आप साथ में बढ़ घट रहा है, तो ऑटो कोरिलेशन जो है मतलब तुम्हारा खुद के साथ, खुद का लैग टर्म के साथ जो कोरिलेशन आएगा वो तुम्हारा कुछ सिग्निफिकेंट आएगा, है ना। तो वही हम लोग क्या करते हैं, ऑटो कोरिलेशन निकालते हैं खुद का लैग के साथ। तो हम लोग सिलेक्ट करते हैं कितना लैग है, सपोज से 12 मंथ का डेटा है, तुम लोग 12 लैग यूज़ करते हैं या 4-5 लैग यूज़ कर सकते हैं, जितना भी लैग यूज़ कर सकते हैं उनको एनालाइज करने का बात है इसमें, ठीक है। जितना मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी को हम सस्टेन कर सकते हैं। इसी तरह से पीएससीएफ क्या हो जाता है, पीएससीएफ तो डायरेक्ट हो गया कि कोरिलेशन निकालिए, लेकिन तुम सोचो कि जो सेकंड लैग टर्म था, क्या उसमें तुम्हारा फर्स्ट लैग टर्म छुपा नहीं हुआ है, तो छुपा हुआ है ना। तो फर्स्ट लैग टर्म का जो फर्स्ट लैग टर्म का जो भी तुम्हारा उसमें इम्पैक्ट होगा, सेकंड फर्स्ट लैग टर्म का जो भी इम्पैक्ट होगा तुम्हारा एक्चुअल वैल्यू में, वो तुम्हारा सेकंड लैग टर्म भी कवर कर लेता है एक तरह से, दोनों का इम्पैक्ट जुड़ा हुआ क्यूमुलेटिव होकर के हमें दिख रहा है। लेकिन हमें इंडिविजुअली चाहिए कि लैग टू से कितना इफेक्ट हो रहा है, तो इंडिविजुअल कोरिलेशन तो नहीं मिल रहा ना, हमें तो क्यूमुलेटिव कोरिलेशन मिल रहा है ऑटो कोरिलेशन में। तो हमें इंडिविजुअल कोरिलेशन चाहिए हर एक लैग के साथ, तो वो हमें पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन देता है। तुम याद करो कि मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में हम लोग अगर मल्टीपल वेरिएबल्स यूज़ करते थे तो हमें मिल जाता था, पर्टिकुलरली क्या मिल जाता था, उसका जो कोफिशिएंट्स होता था मल्टीपल रिग्रेशन में, जो भी कोफिशिएंट होता था मल्टीपल वेरिएबल्स का, वही मेरा उसका एक तरह से कोरिलेशन हो जाता था, है ना। वही उसका कोरिलेशन हो जाता था किसके साथ, तुम्हारा एक्चुअल जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके साथ। तो जो मेरा मतलब सपोज से x1 x2 मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था और y मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्या बोलते हैं, x1 x2 मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड y मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो x1 x2 और y के बीच का जो कोरिलेशन है इंडिविजुअल, वो तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमको अगर इंडिविजुअल कोरिलेशन निकालना है तो हम उस दोनों में लीनियर रिग्रेशन फिट कर देंगे, और रिग्रेशन अपने आप को ऐसे ऑप्टिमाइज कर देगा कि वो एक दूसरे का इफेक्ट को सब्सट्रैक्ट करके बताएगा, ठीक है। मतलब उनका आपस का जो इफेक्ट है उसको सब्सट्रैक्ट करके उनका जो इंडिविजुअल इफेक्ट है, क्योंकि हम लोग पढ़े थे लीनियर रिग्रेशन में कि जो स्लोप कोफिशिएंट है वो क्या बताता है कि तुम्हारा कीपिंग द अदर वेरिएबल्स कांस्टेंट, व्हाट इज द चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर अ गिवन यूनिट चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। सो पीएससीएफ हमको वही बताएगा। तो पीएससीएफ हम कैसे निकालेंगे, सीधा मल्टीपल लीनियर इंटीग्रेशन लगा देंगे, जितना भी लैग है उसके साथ में जो मेरा एक्चुअल वैल्यू उसके साथ में, ठीक है। तो उससे मेरा पीएससीएफ आ जाएगा जो भी उसका कोफिशिएंट होगा। और ये सब यहाँ पे कट ऑफ कर रहा है, कट ऑफ मतलब जहाँ पे वो एक पर्टिकुलर सपोज से थ्रेशोल्ड यानी कि 0.05 के नीचे जा रहा है या 0.1 के नीचे जा रहा है, उसको कट ऑफ समझ लो। तो जहाँ पे भी वो वैल्यू अचानक से घट जा रहा है, जीरो हो जा रहा है या जीरो के करीब हो जा रहा है, तो वही हो गया कट ऑफ वैल्यू। तो जहाँ पे पीएससीएफ का प्लॉट मेरा कट ऑफ करेगा वही मेरा एआर का ऑटो रिग्रेशन का क्या बोलते हैं ऑर्डर हो जाएगा, और मूविंग एवरेज का ऑटो कोरिलेशन से। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक होता है जो कि हमको नहीं पता क्या है, तो इसको देखना पड़ेगा बाद में, ठीक है। फिर दोनों को कंबाइन करके हम क्या बनाते हैं,
दोनों का मॉडल हम देख लें कितना ऑर्डर होगा, उससे हम लोग अरमा मॉडल्स पे पहुँचते हैं कि अरमा मॉडल्स मतलब ऑटो रिग्रेशन मूविंग एवरेज दोनों को साथ में जोड़ दिया। अब तुम ये सोचो कि ऑटो रिग्रेशन होता क्या है। ऑटो रिग्रेशन क्या हो गया कि वाई टी को तुम वाई टी माइनस वन के साथ रिग्रेस कर दिया या कोई भी लैग के साथ रिग्रेस कर दिया सपोज, है ना, तो हो गया ऑटो रिग्रेशन, मतलब खुद के साथ ही रिग्रेशन कर दिया। मूविंग एवरेज क्या हो जाता है, मूविंग एवरेज होता है कि वाई टी को तुम रिग्रेस कर रहा है ई टी माइनस वन से, यानी कि लास्ट एरर से तुम क्या बोलते हैं रिग्रेस कर रहे हो। तो इसको तुम ऐसे समझ सकता है कि वाई टी माइनस वन से जब रिग्रेशन और ऑटो रिग्रेशन में, तो हम पुराना वैल्यू से मेरा नया वैल्यू अफेक्टेड है, तो इसको मतलब टाइम जो भी टाइम सीरीज मॉडलिंग होता है उसके टर्म्स में इसको लॉयल्टी फैक्टर बोला जाता है। कि जैसे कोई सेल्स का कोई जगह का सेल्स हो रहा है, सपोज से कोई शॉपिंग मॉल है या सपोज कोई खाने पीने का दुकान है, तो खाने पीने का दुकान है, सपोज से सुगंध का दुकान है या समरदा का दुकान है, तो वहाँ पे कुछ खाना वाना खिला रहे हैं वो लोग, कुछ मैगी वगैरह बना के खिला रहे हैं, तो पहला दिन मान ली 100 लोग आए, तो अगले दिन मोर और लेस अराउंड 100 के कुछ करीब लोग ही आएंगे, है ना। यानी कि पिछला वैल्यू के डिपेंडेंट है तुम्हारा जो नया वैल्यूज है वो। जैसे जनरल डे का बता रहे हैं, कोई ऐसा फेस्टिवल वगैरह या कुछ ऐसा कोई इवेंट फंक्शन नहीं है और जनरल दिन चल रहा है, और जनरल दिन में उसका 100 कस्टमर आ रहा है, तो अगला दिन भी 100 के अराउंड ही कुछ कस्टमर आएगा, है ना। यानी कि पिछले बार जो वैल्यू था उसका कुछ तो कोरिलेशन है तुम्हारा, उसका कुछ तो इफेक्ट है तुम्हारा अभी का वैल्यू में, तो वो ऑटो रिग्रेशन कैप्चर कर रहा है। वो वैलिडिटी फैक्टर जो है जो कि कंटिन्यू हो रहा है टाइम टू टाइम, जो सस्टेन हो रहा है, उसको कैप्चर कर रहा है तुम्हारा ऑटो रिग्रेशन मॉडल्स। और सपोज से सुखिंदर कुछ दिन रख दिया कि जो नींबू पानी का था ग्लास था 10 रुपया, उसको 5 रुपया में देंगे, जो तुम्हारा पैटीज़ वगैरह वो 20 से 10 रुपये में देंगे। तो अगर ऐसा ऐसा डिस्काउंट दे दिया वो और उसकी वजह से उसका सेल्स बढ़ गया, उससे 100 लोग आते थे, तो क्योंकि डिस्काउंट देके तो बहुत लोग आ जाएंगे, बोलेंगे चलो 5 रुपये मिल रहा है, तो धड़ाधड़ धड़ाधड़ मान लो 100 आए थे तो इस बार 150 आ गए, तो 50 का एरर आया ना तुम्हारा। तो तुम वो एरर को समझना चाह रहे हो, तुम चाह रहे हो कि जो पिछली बार जो डिस्काउंट दिए थे उससे मेरा जो एक्चुअल वैल्यू है उसमें कितना फ़र्क आ रहा है, तो हम अब जो मेरा वाई टी है उसको एरर के टर्म्स में हम रिग्रेस करेंगे। ठीक है, जो एरर बच गया था, यानी कि मेरा 100 आना चाहिए था पिछला साल पिछला मंथ में, लेकिन हम डिस्काउंट दे दिए तो मेरा 150 आया, तो 50 का एरर था पिछली बार। ये पिछला महीना मेरा 50 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ था जितना हम क्रेडिट किए थे, तो जो एक्स्ट्रा क्रेडिट किए थे 50, वही 50 से हम अभी नया मंथ को क्रेडिट करेंगे कि पिछली बार साला 50 रुपया डिस्काउंट देने से मेरा 50 रुपया या 50 कस्टमर ज़्यादा आया था, तो इस बार कुछ ना कुछ उसका परसेंटेज इस बार भी ज़्यादा आएगा, तो हो सकता है कि 40 आए या 30 आए, है ना, या 30 एक्स्ट्रा आए, तो हम लोग वैसा ही करके एक मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज क्यों बोल रहे हैं हमको, एक एवरेज तो ऑलरेडी मेंटेन है कि 100 लोग तो हमेशा आएंगे ही, तो 100 प्लस समथिंग डिस्काउंट फैक्टर, ठीक है। तो जो लास्ट टाइम का एरर था यानी कि 50 लोग आए थे एक्स्ट्रा, अब उसका कुछ परसेंटेज लोग आएंगे हर मंथ के अराउंड, ठीक है। तो इसी के इसलिए हम लोग उसको मूविंग एवरेज मॉडल बोलते हैं कि एवरेज फिक्स कर दी और जो बचा हुआ एरर रहा उसको उससे हम लोग रिग्रेस करते करते अपना मॉडल को आगे बढ़ाएं। तो ये हो गया ऑटो रिग्रेशन और ये हो गया मूविंग एवरेज, दोनों को मिला के अगर दोनों टर्म को साथ में मिला के क्यूमुलेटिव टर्म लिख दिए तो वो हो गया मेरा अरमा मॉडल्स, ऑटो रिग्रेशन एंड मूविंग एवरेज मॉडल्स। ठीक है, इतना करने के बाद जब मेरा अरमा मॉडल क्रिएट हो गया, फिर हम एआईसी और बीआईसी क्राइटेरिया को यूज़ करेंगे किसके लिए, चेक करने के लिए कौन सा ऑर्डर का मॉडल या कौन सा लैग को यूज़ करने से कौन सा ज़्यादा बेटर रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, इसका भी फॉर्मूला वगैरह होता है, तो वो भी हम लोग देख लेंगे क्या क्या होता है। ठीक है, ठीक है। तो अब चलो जो भी अभी तक देखे उसको थोड़ा एक्सेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो कोल इंडिया का मेरे पास जितना भी था डेटा था, और हाँ, देखो कोल इंडिया का डेटा था मेरे पास क्लोजिंग प्राइस का 2010 से लेकर के 2021 तक, तो उसका एनालाइज किया, तुमको पता चला कि डाउन ट्रेंड है, तो सबसे पहले तुमको ट्रेंड को मॉडल मॉडल करना पड़ेगा। ठीक है, तो और सीजनैलिटी भी हमको दिख रहा है कि छोटा छोटा पीक्स है रेगुलर इंटरवल पे, यहाँ पे बड़ा पीक है तो यहाँ भी बड़ा पीक है, यहाँ बड़ा पीक है, यहाँ बड़ा पीक है, और गिवन फिक्स इंटरवल में सेम तरह का पीक्स है। तो उसको देख के हम क्या चले कि सीजनैलिटी भी हो सकता है इसमें। सीजनैलिटी मतलब जनवरी में एक स्पेशल टाइप का सेल्स होता होगा, फरवरी में स्पेशल टाइप का सेल होता होगा कोल इंडिया का, लेकिन कोल इंडिया का ऐसा कुछ कोल इंडिया का भी हो सकता है, तो कुछ जरूरी नहीं क्लोजिंग प्राइस। और हो सकता है कि जब गर्मी का मौसम आए तो बिजली का डिमांड बढ़ जाए, बिजली का डिमांड बढ़े तो सपोज़ कि एनटीपीसी वाला या जो भी कोयला खरीद रहा है, जो भी प्राइवेट कंपनी कोयला खरीद रहा है कोल इंडिया से, वो लोग तुम्हारा क्या बोलते हैं, उसका डिमांड बढ़ जाए एक तरह से, कोयला का डिमांड बढ़ेगा तो ऑब्वियसली तुम्हारा शेयर प्राइस जो है वो बढ़ेगा, तो इससे लोगों को लगेगा कि मतलब ये जो कोल इंडिया है वो तो ग्रो करने वाला है, तो हो सकता है कि सीजनलिटी के बेसिस पे समर में ज़्यादा हो, है ना। तो तुम यहाँ देख भी सकता है कि हम क्या किए रिग्रेशन कर दिए, किससे रिग्रेशन कर दी, एक तो टाइम है मेरा कि 1 से लेकर के जितना भी दिन का मेरे पास डेटा है वो हो गया तेरा टाइम का वेरिएबल, तो टाइम से मेरा क्या आ जाएगा, ट्रेंड आ जाएगा, ये ट्रेंड लाइन मिल जाएगी। हमको सीजनलिटी कैप्चर करना है कि एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सेल्स कौन सा महीना में हो रहा है, तो तुम देख लो कि मई जून जुलाई में देखो 10 25 और 22 हो रहा है ना, यानी कि ज़्यादा हो रहा है, जबकि जनवरी में तो फरवरी में मार्च में कम हो रहा है, यानी कि गर्मी का मौसम में तुम देख रहा है तो कोल इंडिया का शेयर प्राइस जो है वो इंटरसेप्ट, यानी कि जो एवरेज है इसका 379 जो कि दिसंबर में रहता है उससे 10 ज़्यादा है, 25 ज़्यादा है, 22 ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा मई जून जुलाई में ही है। तो मतलब हम लोग का इंटरप्रिटेशन सही था कि सीजनलिटी है। तो उसको मॉडल करने के लिए टाइम टाइम सीरीज को मॉडल करने के लिए हम सीधा क्या करेंगे, लीनियर रिग्रेशन लगा देंगे, तो मेरे पास लीनियर वैल्यूज़ हैं और इधर मेरा क्लोजिंग टाइम, ठीक है। लेकिन
सीजनलिटी को मॉडल करने के लिए हम क्या करते हैं, सपोज से हमको 12 मंथ का करना था तो 11 डमी वेरिएबल्स बनाते हैं और एक डमी वेरिएबल जो बचा हुआ रहेगा दिसंबर, वो तो इंटरसेप्ट में कवर हो ही जाता है, बताइए। तो यानी कि जो इंटरसेप्ट है हमको वही डमी वेरिएबल के बारे में बताता है। तो इंटरसेप्ट जो है मेरा वो क्या बताएगा कि दिसंबर में स्पेशली कितना सेल्स हो रहा है, ठीक है। मतलब दिसंबर के महीने में ऑन एन एवरेज ओवर द ईयर्स 2010 टू 2021 ऑन एन एवरेज इस मंथ में इतना सेल्स हो रहा है, किस मंथ में, दिसंबर में। तो ये मेरा इंटरसेप्ट बता रहा है, ठीक है। अब हम क्या किए, फिर से मॉडल को फिट किए, ये जो टाइम है और जितना भी डमी वेरिएबल्स है, डमी वेरिएबल्स बताइए, अगर कोई मंथ होगा तो वन एज्यूम करेगा, नहीं होगा तो जीरो एज्यूम करेगा, और उसके खिलाफ हम रिग्रेशन कर दिए, मल्टीपल रिग्रेशन। तो हमको सारा कोफिशिएंट्स आ गया, टाइम से लेकर के जनवरी से लेकर के नवंबर का, और इंटरसेप्ट का वैल्यू भी आ गया। तो इसको देख के तुम बता सकते हैं कि जून में कितना क्लोजिंग प्राइस रहा होगा ऑन एन एवरेज। अगर 10 साल में बताएं कि 2010 से 2021 में ऑन एन एवरेज जून में कितना शेयर प्राइस रहता है तुम्हारा, कितना क्लोजिंग प्राइस रहता है तुम्हारा कोल इंडिया का, तो कितना होगा 379.76 लिख देते हैं। उसमें कितना होगा 379.76 प्लस जून के महीने में क्या हो रहा है 25.37 एक्स्ट्रा हो रहा है ना। तो 405.13 जो है ऑन एन एवरेज ओवर द 10 ईयर्स, ओवर द 10 और 11 ईयर्स, इतना मेरा ऑन एन एवरेज शेयर प्राइस रहता है कोल इंडिया का, कौन से महीने में, जून के महीने में, ठीक है। तो ये बता रहा है मेरा ये डेटा, तो इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, आया हुआ है शायद पहले भी, तो इसको भी देख लेना, ठीक है। तो ठीक है, इस पर स्टैटिस्टिकल टेस्ट वगैरह तुम पहले बता ही चुके हैं, तो एफ टेस्ट कैसे करते हैं और मीन स्क्वायर एवरेज क्या होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके बगल में भी हर एक इंटरसेप्ट के बगल में हमारा उसका टी स्टैट दिया हुआ है, ठीक है। और टी स्टैट के अगेंस्ट मेरा पी वैल्यू दिया हुआ है कि मिनिमम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जिसपे हम रिजेक्ट कर सकते हैं नल को, तो मतलब इस परसेंटेज पे हम रिजेक्ट कर सकते हैं, इस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे हम रिजेक्ट कर सकते हैं अपना जो क्या बोलते हैं ये कोफिशिएंट्स है उनको रिजेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो डमी वेरिएबल्स है उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। तो देखो जनवरी जो है, जनवरी को तो 27% सिग्निफिकेंस पे हम रिजेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि समझ रहे हैं 27% तो ज़्यादा नहीं है, यानी कि जनवरी और फरवरी, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, यहाँ तक अप्रैल तक का जितना भी डेटा है उसका पी वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि पी वैल्यू अगर हम बताते हैं कि सिग्निफिकेंस लेवल से कम रहेगा, तो सिग्निफिकेंस लेवल सपोज से तुम 10% रखा है या 5% रखा है, ठीक है। तो 5% और यहाँ कितना है 63% है, 67% है। तो ये सब जो है, ये जनवरी से लेकर के मई का जितना वेरिएबल्स है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, यही बता रहा है हमारा पी वैल्यू। और लेकिन मई जून देख लो, मई का 1% है तो 5% से तो कम है, यानी कि सिग्निफिकेंट है। इस तरह से 10⁻⁹ तो ये तो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, जून और जुलाई। तो हमें ये 3 मई जून जुलाई का वेरिएबल को ही रखना है ताकि हम बेटर सीजनलिटी को मॉडल कर सकें और कॉम्प्लेक्स ना करें ज़्यादा मॉडल को। अगर सितंबर अक्टूबर भी ऑलमोस्ट तुम्हारा सिग्निफिकेंट है और नवंबर तेरा सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। तो मई से लेकर के सितंबर तक या अक्टूबर तक, मई से लेकर के अक्टूबर तक का महीना का जितना भी डेटा है वो मेरा पी वैल्यू के हिसाब से सिग्निफिकेंट है, क्योंकि वो सिग्निफिकेंस लेवल से कम है उसका परसेंटेज, कितना समझ गया। तो ये सारे मेरा इंपॉर्टेंट, लेकिन अभी के लिए हम जो भी डेटा है उसको उसका यूज़ करके ही हम वाई प्रेडिक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो इनका यूज़ करके, इस डेटा का हम यूज़ करके, जो भी नया लीनियर रिग्रेशन का कोफिशिएंट्स आया, इंटरसेप्ट आया, उसका यूज़ करके हम वाई प्रेडिक्टर निकाल ली, ठीक है। वाई प्रेडिक्टर निकाल के हम उसको एक कॉलम में डाल दिए और फिर हम उसमें एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या था, क्लोजिंग प्राइस था, टाइम था, और जितना भी डमी वेरिएबल्स था उसको यूज़ करके हम क्या किए, वाई प्रेडिक्शन निकाल दी, और फिर रेसिडुअल निकाले कि बचा हुआ एरर कितना रहा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या किए, ट्रेंड लाइन बनाए, टाइम से रिग्रेस करने से ट्रेंड लाइन बना। फिर हमने डमी वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया, तो उसमें सीजनलिटी फैक्टर आया कि मई जून जुलाई जब भी होता है, देखो पीक आ रहा है, तो जब भी मई, ये जो पीक बता रहा है वो मई जून जुलाई का पीक होगा, ठीक है। तो ऐसा करके हम, जब हम एक्चुअल जो मेरा वैल्यू था, एक्चुअल जो क्लोजिंग प्राइस था, इस टेबल में देखो, इस टेबल में देखो, तो एक्चुअल प्राइस जो था वो ब्लू कलर से दिख रहा है तुमको, एक्चुअल जो तुम्हारा क्लोजिंग प्राइस है, और जो हम जो मॉडल बना है ट्रेंड और सीजनलिटी का यूज़ करके जो मॉडल बना है वो यहाँ पे हमको दिख रहा है ना। तो उससे हमको एक ओवरऑल पिक्चर हम बना लिए, ओवरऑल मॉडल बना लिए जो कि प्रेडिक्ट कर सकता है थोड़ा बहुत ऑन एन एवरेज कि क्या हो रहा है तुम्हारा क्लोजिंग प्राइस ऑफ कोल इंडिया के साथ। लेकिन जो अभी भी बचा हुआ रेसिडुअल है, अब देखो इन दोनों के बीच में येलो लाइन और जो तुम्हारा ब्लू लाइन है, उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस बचा है वही जो एरर है, उसी को हम रेसिडुअल बोल रहे हैं, जो कि हम दोनों को सब्सट्रैक्ट करके कैलकुलेट किए। देखो यहाँ पे फॉर्मूला देखिएगा तो दोनों को सब्सट्रैक्ट करके कैलकुलेट किए, और वो जो है वो ग्राफ में दिख रहा है हमको, ठीक। वो ग्राफ में क्या दिख रहा है कि ये इसका तुम देखिएगा ट्रेंड, देखो इसमें कोई ट्रेंड नहीं है, कोई सीजनलिटी नहीं है, ठीक है। इसमें कोई ट्रेंड नहीं है, कोई सीजनलिटी नहीं, क्योंकि दोनों को तो हम ऑलरेडी मॉडल कर चुके हैं इसमें। लेकिन एक चीज़ हमको दिख रहा है कि देखो यहाँ से चीज़ें बढ़ती हैं तो बढ़ते जाती हैं, फिर घटना चालू होती है तो घटते जाती है, मतलब हो सकता है कि वो लास्ट प्रीवियस वैल्यू से ज़्यादा इफेक्टेड है ना, कि प्रीवियस वैल्यू अगर ज़्यादा होगा या बड़ा होगा या ज़्यादा होगा तो ये वाला भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ऐसा कर कुछ तो इसमें मॉडलिंग दिख रहा है, लेकिन इसका मीन जीरो है, वेरिएंस भी फिक्स्ड ही लग रहा है, तो मीन वेरिएंस को वेरिएंस, लेकिन फिर भी हमको चेक तो करना पड़ेगा ना। चेक करने के लिए क्या बताए थे, एक तो पहले यूनिट रूट चेक करने के लिए डी फुलर टेस्ट है, लेकिन एसीएफ और पीएसएफ से हम मोटा मोटी चेक कर सकते हैं, क्या चेक कर सकते हैं, एसीएफ और पीएसएफ से मोटा मोटी हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो मॉडल है वो किस किस लैग पे डिपेंड कर रहा है। तो हम क्या की, जो रेसिडुअल वहाँ पे बचा मेरा ट्रेंड और सीजनलिटी बनने के बाद उसको यहाँ पे डाल दिया, फिर उसका लैग ले लिया, मतलब एक उसको पीछे से रिग्रेस करने लग गया, ठीक है। फिर ये 2 लैग ले लिए, इसका 3 लैग ले लिए, 4 लैग ले लिए, मतलब 4 4 5 5 टाइम लाइन पीछे का डेटा लेने लग गया, कि
पीछे का डेटा से सामने का डेटा मतलब आगे का डेटा कैसे इन्फ्लुएंस हो रहा है। अब पीछे का डेटा से हम सामने का डेटा का कोरिलेशन निकालें, तो ये हो गया मेरा कोरिलेशन। सिंपल कोरिलेशन फंक्शन का यूज़ करके हम सारा कोरिलेशन निकाल लिए 5 लैख का। तो 5 लैख के लिए मेरे पास कोरिलेशन कितना है, 0.99 है, 0.985 है। लेकिन हम बताते हैं कि ऑटो कोरिलेशन फंक्शन होता है उसमें सारा तरह का मतलब क्यूमुलेटिव, एक तरह से क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ ऑल द लैक्स आ जाता है। तो लैक 2 का ऑटो कोरिलेशन देखता है तो तुम्हारा लैक 1 और लैक 2 का इंडिविजुअल कोरिलेशन क्यूमुलेटिव दिखेगा तुम्हें, है ना। लेकिन पार्शियल ऑटो कोरिलेशन क्या होता है कि सिर्फ उसी वेरिएबल से कितना ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है वो हमको पता चलता है। तो पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन यहाँ पे सिर्फ लैग 1 के लिए सिग्निफिकेंट है, बाकी के लिए कट ऑफ कर जा रहा है, यानी कि जीरो के अराउंड हो जा रहा है ना। देखो पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन जो है लैग 1 के लिए 0.98 है, लेकिन फिर लैग 2 वगैरह के लिए कम हो जा रहा है, फिर लैग 5 के लिए थोड़ा ज़्यादा है। तो और भी लैग बनाएगा तो उसमें भी कुछ कुछ हो सकता है, लेकिन मोस्टली हमको दिख रहा है कि लैग 1 के बाद कट ऑफ कर जा रहा है। तो हम बताए थे यहाँ पे कि लैग जिस जगह पे तुम्हारा पीएससीएफ कट ऑफ करेगा वो तुम्हारा ऑटो रिग्रेशन का ये होगा, ऑटो रिग्रेशन का ऑर्डर होगा। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि हमको ऑटो रिग्रेशन मॉडल बनाना चाहिए ऑर्डर 1 का। तो हम ऑटो रिग्रेशन अरमा मॉडल बनाने के लिए चल जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या क्या लेंगे, ये रेसिडुअल वाला लेंगे और ये वाई टी माइनस वन वाला सीरीज लेंगे। तो दोनों सीरीज पे हम लीनियर रिग्रेशन लगा लेंगे। तो ये सीरीज और ये सीरीज पे हम लीनियर रिग्रेशन लगा दिए। देखो वैसे ही जैसे वहाँ पे लीनियर रिग्रेशन लगाए थे वैसे ही यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन लगाया है, सेम उसका वही से प्लॉट आया है सब कुछ, मतलब ऐसे ही आउटपुट आता है रिग्रेशन और डेटा एनालिसिस टूल पैक में इसी तरह से आता है, ठीक है। और फिर हम यहाँ से फिटेड वाई निकाल लिए कि प्रेडिक्टेड वाई क्या है। अरमा मॉडल लगाने के बाद, ऑटो रिग्रेशन मॉडल लगाने के बाद मेरा प्रेडिक्टेड वाई क्या है। तो तो देखो तुम ये वाला ग्राफ में वाई टी वर्सेस वाई टी प्रेडिक्टेड, तो हम देख रहे हैं कि पुराना वैल्यू से इतना ज़्यादा इफेक्टेड था ये कि ऑलमोस्ट सिमिलर, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर, थोड़ा थोड़ा पिक जो है वो बच गया है, जो ब्लू दिख रहा है तुमको, जो येलो जो है वो प्रेडिक्टेड वाई है, और ब्लू जो छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा जो कि अलग है, वो कुछ कुछ केस है जिसमें जिसमें कि एक्सट्रीम चेंज है, या फिर जहाँ पे चेंज हुआ होगा तुम्हारा, है ना, जहाँ पे पीक तुम्हारा अप से डाउन की तरफ गया होगा, यानी कि चेंजिंग पॉइंट एक तरह से होगा, तो वहीं पे एरर दिख रहा है। बाकी सबको अच्छे से मॉडल कर पा रहा है हमारा जो ऑटो रिग्रेशन मॉडल है। तो ऑलमोस्ट जो है अपना मॉडल को फिट कर लिया। अब हमको ये भी कंपेयर करना पड़ेगा, पहले जब मेरा रेसिडुअल आया था डी ट्रेंड और डी सीजनलाइज करने के बाद जो मेरा ये क्या बोलते हैं व्हाइट नॉइज स्टेशनरी टाइम सीरीज आता है, ये रेसिडुअल, इसको प्लॉट किया एज अ ब्लू लाइन और येलो लाइन को प्लॉट किया। अब जो बचा हुआ रेसिडुअल है अरमा मॉडल बनाने के बाद, यानी कि कोवेरियंट स्टेशनरी के लिए जब मॉडल बना लिया हम लोग, उसके बाद मेरा एरर क्या है, तो हम बताते हैं कि वो व्हाइट नॉइज़ होना चाहिए। हम व्हाइट नॉइज़ से मेरा एंड गोल है कि व्हाइट नॉइज़ मिल जाए तो मेरा मॉडल बन गया। तो हमको दिख रहा है कि हम इस ब्लू कर्व से हम येलो कर्व तक पहुँच गए हैं, कि हमारा एरर को हम व्हाइट नॉइज़ बना दी, कि इसमें कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है कि बढ़ रहा है तो घट रहा है, मतलब रैंडम है, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, मतलब तुमको दिख भी रहा है सही से। तो येलो वाला कर्व जो है तुमको देखने में लग रहा है कि व्हाइट नॉइज़ है, लेकिन इसके लिए टेस्ट भी होता है। क्या टेस्ट होता है, तो चलो टेस्ट कर लेते हैं इसमें। तो जो रेसिडुअल वाला डेटा है, मतलब ये जो येलो वाला डेटा है, येलो वाला इस ग्राफ में, स्टेशनरी व्हाइट नॉइज़ वाला ग्राफ में, तो इसको हम लोग लेके चले जाते हैं नया शीट में, और फिर इसके ऊपर हम लोग सेम एनालिसिस करते हैं जो हम लोग ये वाला स्टेशनरी वाला किए थे। इसका ऑटो कोरिलेशन और पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन बना के देखते हैं। बोले था या तो ये कर सकते हैं या तो तुम्हारा एक बॉक्स पीएस क्यू स्टैटिस्टिक हम बताया था, यहाँ पे देखो यहाँ पे है, तो यहाँ पे या तो प्लॉट एसीएफ पीएसएफ या फिर लंग बॉक्स और बॉक्स पीएस क्यू स्टैटिस्टिक देखना है हमको। तो यहाँ पे आए और फिर हम सेम सेम कॉपी कर दी, बस डेटा चेंज कर दी, तो मेरे पास ऑटो कोरिलेशन फंक्शन आ गया और पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन आ गया किसका, सारा पाँचों का पाँचों लैग का, किसके लिए, बचा हुआ रेसिडुअल्स के लिए, जो कि हमको देखने से पता चल रहा है कि व्हाइट नॉइज़ है, लेकिन हमको प्रूफ करना है। तो प्रूफ कैसे करेंगे, हम पाँचों लैग के लिए ऑटो कोरिलेशन निकालिए, पार्शियल ऑटो कोरिलेशन निकालिए, और वैल्यू देखने में ही पता चल रहा है कि जीरो के अराउंड है ना। जीरो के अराउंड मतलब अब कोई रिलेशन पुराना से बचा ही नहीं है। नया वाला जो डेटा है, जो उस आगे वाला डेटा है, या जो टाइम में जो आगे वाला डेटा है, वो बिल्कुल ही कोरिलेटेड है ही नहीं पुराना वाला डेटा से, ठीक है। तो वो हो गया मेरा। अब फिर हम इसको प्लॉट भी करके दिखा दे रहे हैं। एक्चुअली क्या हो रहा था कि जब हम प्लॉट कर रहे थे तो वो इसका मतलब स्केल चेंज होता है ना, तो स्केल को हम -1 से 1 के बीच में फिक्स कर दिए कि -1 से 1 ही होता है ऑलमोस्ट, जितना भी हमारा एसीएफ और पीएसएफ का वैल्यू है -1 से 1 के बीच में होता है, कोरिलेशन है ना। तो उनको उस बैंडविड्थ में तुम देखो कि -1 के 1 के बीच में तुम्हारा कितना जीरो के अराउंड है, पीएसएफ भी तुम्हारे जीरो के अराउंड है। इसका मतलब कोई अरमा मॉडल, कोई एमए मॉडल तुम फिट नहीं कर सकता है, ये तो बिल्कुल ही रैंडम और बिल्कुल ही वाइट नॉइज है, ठीक है। यानी कि तुम मॉडल का ऑप्टिमाइज्ड वर्जन तक पहुंच चुका है, इससे ज़्यादा बेटर तुम मॉडल नहीं बना सकता है, ठीक है। तो अपन को इतना पता चल गया। तो अब हम लोग फाइनल चीज़ देखते हैं कि फाइनल मेरा प्रेडिक्शन कैसा रहा। तो फाइनल प्रेडिक्शन हम लोग नया शीट बना लेते हैं, नया शीट बना लिए। अब कर्मा में गया, ये प्रेडिक्टेड वाई है मेरा, ठीक है, ये प्रेडिक्टेड वाई, इसको ले लिया, प्रेडिक्टेड वाई, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट एज वैल्यूज़ कर देते हैं। फिर हमारे पास जब हम ट्रेंड और सीजनलिटी बनाए थे, याद करो यहाँ से वाई पीरियड आया था मेरा, है ना। इस वाई पीरियड को ले लेते हैं, मतलब दोनों को जोड़ना पड़ेगा ना, तभी हमको ओवरऑल वाई प्रेडिक्टेड मिलेगा। तो ये रेफरेंस है, लेकिन हमको वैल्यूज़ के थ्रू पेस्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा टोटल प्रेडिक्टेड, टोटल प्रेडिक्शन, टोटल प्रेडिक्शन करेंगे हम लोग। टोटल प्रेडिक्शन क्या हो जाएगा, ये प्लस ये, राइट, ये प्लस ये, हो गया सबके लिए, ठीक है। इतना तो हम कर दिए। अब हमको क्या करना है, इसको कंपेयर करना है किसके साथ में, जो एक्चुअल क्लोजिंग प्राइस था उसके साथ में। इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट एज
टोटल प्रेडिक्शन है और जो क्लोजिंग प्राइस है, हमको इसी दोनों को करना था क्योंकि क्लोजिंग प्राइस को हम प्रेडिक्ट कर रहे थे और इसका तो हम प्रेडिक्शन ला चुके हैं। तो अभी दोनों को हम विजुलाइज करके देखते हैं कि हम कितना हद तक अच्छा प्रेडिक्शन कर पाए। तो देख रहा है तुम कि जहाँ जहाँ पे चेंजिंग पॉइंट है बस वहाँ पे प्रेडिक्ट नहीं कर पाया, बाकी सब जगह पूरा मतलब डिट्टो प्रेडिक्ट कर पाया है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास डेटा बहुत ही ज़्यादा हर एक दिन का डेटा था ना, अगर हम इसी को हर हफ्ता का डेटा लेते तो ज़्यादा बेटर होता। लेकिन चलो मेरे पास हर दिन का डेटा था तो बहुत ज़्यादा बेटर तरीके से अरमा मॉडल जो है इसको फिट को बहुत अच्छे से कैप्चर कर पा रहा है। लेकिन आगे का जो है, आगे का जो फिट्स है उसी में सिमुलेशन का बात आ जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कि हम लोग सिमुलेशन वगैरह कैसे करते हैं। तो देख रहे हैं कि हम जब टाइम सीरीज मॉडल बनाए तो हम बेस्ट ऑप्टिमाइज मॉडल तक पहुंच गए, हमें पता चल गया वाइट नॉइज है। अब अच्छा हाँ ठीक है, हम एक और टेस्ट करने बोल रहे थे कि टेस्ट होता है वाइट नॉइज का, है ना। अब चलो वाइट नॉइज का टेस्ट कर लेते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, लंच बॉक्स क्यू स्टैटिस्टिक्स करके कुछ होता है। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे, इसका फॉर्मूला देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये ऐसी भी ऐसी तो अच्छा, ये ऐसी भी ऐसी भी नहीं होता है ना। तो ये ऐसी भी ऐसी क्या हुआ, जैसे कि AR1 मॉडल हम यूज़ किए, उसके लिए मेरा कुछ सम ऑफ स्क्वायर एरर्स आया होगा, सम ऑफ स्क्वायर रेसिडुअल्स आया होगा, जो कि तुमको रिग्रेशन टेबल में दिख जाएगा। कहाँ दिखेगा, ये देखो यहाँ पे दिखेगा तुम्हारा सम ऑफ स्क्वायर रेसिडुअल, राइट, 78,000 समथिंग। इसका तुम लॉग लोगे, ठीक है ना। ये तो तुम्हारा कहता है जितना भी रेसिडुअल बचा, एरर बचा, ये अरमा मॉडल लगाने के बाद हर एक ऑर्डर का अरमा मॉडल तुम लगाए, AR1 लगाए, AR2 लगाए, AR3 लगाए, और सबका तुमने सपोज इसी केस में हमने तो डायरेक्टली AR1 लगाया ना, क्या पता हम AR2 लगाते, AR3 लगाते, AR4 लगाते। तो सारा AR2 AR3 4 तक का लगा के सबका जितना सम ऑफ स्क्वायर एरर्स आया उसका LN ले लेते हैं हम लोग, तो हमारे पास क्या आ जाता, ये ऐसी क्राइटेरिया आ जाता। तो हमें पता है कि जितना एरर कम उतना अच्छा है, इसलिए जितना लोअर AIC उतना अच्छा है। ठीक है, तो AIC का जो मॉड्यूलर वैल्यू है वो तुम्हारा, ये फिर AIC का जो वैल्यू है वो जितना कम होगा उतना अच्छा है। प्लस लेकिन हमको इसमें क्या एडजस्ट करना है, एक पैरामीटर, जैसे कि एडजस्टेड आर स्क्वायर में करते थे कि हम जो एक्स्ट्रा पैरामीटर्स ऐड कर रहे हैं, जैसे कि अरमा मॉडल में हम एक्स्ट्रा लैग ऐड कर रहे हैं, तो हम एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा रहे हैं ना, तो उसको पिनलाइज करना पड़ेगा। तो पिनलाइज कैसे करते हैं हम लोग, टू इंटू जितना नंबर ऑफ पैरामीटर्स हमने यूज़ किया डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो सपोज हमारे केस में 2599 ऑब्जर्वेशन थे, 98 ऑब्जर्वेशन थे, और 50 का वैल्यू क्या देगा 2598, एंड नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितना हमने यूज़ किया, 3 या 4 या अरमा, अगर अरमा 1,1 यूज़ करेंगे तो कितना हो जाएगा, अरमा के लिए 1, ऑटो रिलेशन के लिए 1, मूविंग एवरेज के लिए 1 और एक इंटरसेप्ट 3 हो जाएगा। इस तरह से जितना यूज़ करते जाएंगे उतना नंबर ऑफ पैरामीटर्स को हमको यहाँ पे रखना है, फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को नीचे रखना है, और सिग्मा स्क्वायर, तो जितना जिसका, और चारों मॉडल की हम AIC का वैल्यू हमें कुछ आएगा और उन चारों को कंपेयर करेंगे तो हमें मिल जाएगा। तो बेसिकली तुम देखो यहाँ हो क्या है कि नंबर ऑफ पैरामीटर्स क्या कर रहा है, AIC की वैल्यू को बढ़ा रहा है। यानी कि हो सकता है कि सम ऑफ स्क्वायर एरर घटे मेरा वेरिएबल बढ़ाने से, लेकिन क्योंकि हम वेरिएबल बढ़ा रहे हैं तो AIC बढ़ भी रहा है क्योंकि सेकंड टर्म उसको पेनलाइज कर रहा है। ठीक है, तो दोनों मिल करके हमें एक ऑप्टिमाइज मॉडल का ऑप्टिमाइज मॉडल खोजने में हेल्प करते हैं। तो AIC ये हो गया एकाइजे इन्फॉर्मेशन क्राइटेरिया। सिमिलरली BIC का होता है, सेम ही रहता है, इसमें भी लॉग ऑफ सम ऑफ स्क्वायर एरर्स हम लेते हैं, और इधर राइट साइड में हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ पैरामीटर्स इनटू, जैसे टू यहाँ पे 2 इंटू नंबर ऑफ पैरामीटर्स बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन था, तो यहाँ पे 2 की जगह पे ln ऑफ t हो जाता है। तो अगर जितना ज़्यादा पैरामीटर आते जाता है उसको ज़्यादा पेनलाइज करता है। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखो, ये 2 जो है ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना, हम 2000 यूज़ करें, हम 4000 यूज़ करें, तो ये तो कॉम्प्लीमेंट करेगा ही नहीं उसको, ये तो ज़्यादा पेनलाइज करेगा ही नहीं उसको। लेकिन ये LNT जो है, ये जो न्यूमरेटर वाला टर्म है, जैसे जैसे हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बढ़ाएंगे उसके बेसिस पे भी वो पेनलाइज करेगा। बेसियन इन्फॉर्मेशन क्राइटेरिया जो है वो ज़्यादा पेनलाइज करता है अगर मेरा ऑब्जर्वेशन ज़्यादा हो तो, यानी कि जो पेनलाइजिंग का अमाउंट फैक्टर है वो तुम्हारा सिर्फ नंबर ऑफ पैरामीटर्स पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, वो नंबर ऑफ टर्म्स पे डिपेंड करना चाहिए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे भी डिपेंड करना चाहिए। ये बेसियन इन्फॉर्मेशन क्राइटेरिया में इंक्लूड किया गया था। ठीक है, यानी कि LN, अगर हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेरा 7 से ज़्यादा होगा, कभी भी कोई भी केस में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेरा 7 से ज़्यादा होगा तो BIC जो है वो ज़्यादा पेनल्टी लेता है तुम्हारा AIC से। ठीक है, और BIC भी हमें मॉडल का बताएगा कि कौन सा आर्मा मॉडल ज़्यादा बेटर है। तो ये हो गया तुम्हारा AIC BIC। अब हम कहाँ पे थे कि हमें वाइट नॉइज़ मिल चुका था। वाइट नॉइज़ मिलने के बाद हम बता रहे थे कि हम कैसे चेक करते हैं कि वो वाइट नॉइज़ है या नहीं। हम सीधा बताते हैं कि वो तुम्हारा, उसको हम एक क्यू स्टैटिस्टिक में कन्वर्ट करते हैं, जैसे टी स्टैटिक करते थे तो यहाँ पे क्यू स्टैटिस्टिक होता है। क्यू स्टैटिस्टिक कैसे निकलता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इनटू सम ऑफ कोरिलेशन स्क्वायर, राइट। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आप देख लो कितना है, और उसको सम ऑफ कोरिलेशन का स्क्वायर से आप सम ऑफ कोरिलेशन स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, फिर जो तुम्हारा वैल्यू आएगा वो होगा तुम्हारा क्यू स्टैटिस्टिक। ठीक है, क्यू स्टैटिस्टिक जो है क्योंकि ये सम ऑफ कोरिलेशन का स्क्वायर है ना, और कोरिलेशन जो है तुम्हारा एक नॉर्मल हम डिस्ट्रीब्यूशन सोच सकते हैं कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का स्क्वायर का, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का स्क्वायर का क्या हो सकता है, क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन, पाई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो पाई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा, पाई स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, उसमें सिर्फ राइट टेल टेस्ट होता है, हम बताए थे इसमें हमेशा पॉजिटिव रहता है ना। और तो इसमें दो चीज़ होता है, एक तो होता है नंबर ऑफ लैक्स कितना है। ठीक है, तो नंबर सॉरी इसमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना है, तो जितना नंबर ऑफ लैक्स तुम यूज़ कर रहे हो, जितना टर्म तुम ऐड कर रहे हो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को गोली मारो। तुम यहाँ देखो कितना का सम कर रहे हो, तो कितना को जोड़ रहे हो, तो तुम कितना को जोड़ रहे हो,
तुमने जोड़ा है सम ऑफ कोरिलेशन स्क्वायर को, तुम जितना भी कोरिलेशन निकालोगे, जितना कोरिलेशन निकालोगे जितना लैग होगा, 5 लाख का हमने निकाला, कोई 12 लाख का निकालेगा 12 महीना के लिए, ठीक है। तो हाँ, तो सिमिलरली वही बोलना चाह रहे हैं कि जितना कोरिलेशन को तुम ऐड किए, जितना कोरिलेशन टर्म्स को ऐड किए, वही तुम्हारा क्या होगा, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, क्योंकि नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल्स दैट यू आर एडिंग टू मेक अप द chi स्क्वायर रैंडम वेरिएबल दैट डिटरमाइंस द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, राइट। सो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम तुम्हारा 12 हो जाता है, अगर 12 महीना करें, हमने 5 महीना का किया तो 5 हो जाएगा हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम। और हमें सिग्निफिकेंस हमें पता होना चाहिए, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना है 5%, तो एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड गिवन दैट वी आर यूजिंग द कोरिलेशंस ऑफ द लैब एंड दोज आर 5 in number, so we can get the value of we can get the value of critical, we can get the critical value of the q statistic which is from a chi-square distribution. So we can get the critical chi-square value and we can compare that with the compare our q statistic value with that chi-square value and get whether the suppose कि मेरा क्रिटिकल वैल्यू कुछ ही आया और क्यू स्टैटिस्टिक ही आया, क्यू स्टैटिस्टिक ये आया, तो हम बोल सकते हैं कि जो कोरिलेशन है, कोरिलेशन वो जीरो नहीं है ना। अगर रिजेक्ट कर देंगे तो हम बोल देंगे कोरिलेशन जीरो नहीं है और अभी भी मेरा जो है कोरिलेशन कुछ बचा हुआ है जो कि तुम मॉडल करके आओ, है ना। यानी कि नल मेरा क्या है, नल है कि वाइट नॉइज है, और नल रिजेक्ट हो गया, यानी कि अल्टरनेट है मेरा कि वाइट नॉइज नहीं है। तो अगर मेरा क्यू स्टैटिस्टिक जो है वो हाँ, जो मेरा क्यू स्टैटिस्टिक है, अगर वो मेरा क्रिटिकल वैल्यू से कम आ रहा है, मतलब वाइट नॉइज है ना, तो इसको चेक करके देख लेते हैं। मतलब ज़्यादा मुश्किल तो नहीं, लेकिन मतलब इतना ये नहीं करना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, चेक करके देख लेते हैं। सपोज से मेरा क्यू स्टैटिस्टिक टाइप, तो क्यू स्टैट इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप इधर जाओ, क्यू स्टैट में नंबर ऑफ टर्म्स अराउंड कितने हैं, 2591, राइट, 2591 दिख रहा है आपको, टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम नहीं दिख रहा है, 2591 या 92 है, गेस number of observations 92, 2592 multiplied by sum of sum product, okay, equal to नहीं लिखा सर मैंने, equal to sum, ठीक है, sum क्या है, sum product, राइट, sum product ले लेते हैं। और एरे वन क्या है मेरा, हमको स्क्वायर करना है तो उसी को उसी से प्रोडक्ट कर देते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, उसी को उसी से प्रोडक्ट कर देते हैं, है ना, कॉमा सेम सेम J7 से ही, J7 से ही तुम्हारा J11 तक, है ना। ऐसा कर देने से मेरा क्या आ जाएगा, क्यू स्टैट का वैल्यू जो कि आ रहा है 6.05 ठीक है, ये मेरा क्यू स्टैट का वैल्यू आ जा रहा है। अब इस क्यू स्टैट का वैल्यू से हम किसको कंपेयर करेंगे, अपना काई स्क्वायर का वैल्यू, तो हम यहाँ लिख देते हैं काई इनवर्स इनवर्स इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन काई, yeah, so we can see that p value, the p value of our p value of chi-square distribution of chi-square distribution at value of 6.05 is 69%, right. So that means this is the minimum level of significance at which we can reject the null hypothesis, and this is greater than the level of significance that we already decided, that is 5%. That means our region, the region lies in the area of, say where it is, sorry, so the region, okay, so we got some critical value and we got our q statistics. So okay, what did q statistic got an area of around 67%, right, 67%, and we have a significance value of only 5%, that means it lies in this region, right. तो सीधा एरिया से देख लेना, तुम एरिया यहाँ पे बना लेना कि 67% कितना है, इतना एरिया है, और सिग्निफिकेंस कितना है, 5% है, तो हम क्या करेंगे, सीधा रिजेक्ट कर देंगे इसको, तो सीधा रिजेक्ट मारो, रिजेक्ट मतलब एक्सेप्ट कर लो नल को। नल क्या है मेरा, कि मेरा सीरीज वाइट नॉइज है, तो क्यू स्टैटिस्टिक्स हमको ये पता चल गया कि मेरा सीरीज वाइट नॉइज है ना। ठीक है, तो यही तुम्हारा था मतलब टाइम सीरीज़ का ओवरऑल जितना भी चीज़ है। अब तुमको क्या करेंगे कि इसके बाद टाइम सीरीज़ के ऊपर जितना भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो दे देंगे। ये तुम्हारा जितना न्यूमेरिकल होना था, जितना तुमको प्लॉटिंग करना था, जितना भी चीज़ तुमको सीखना था, ऑलमोस्ट तुम सीख लिया इसमें। ठीक है, डिक्की फुलर टेस्ट, तुम डिक्की फुलर टेस्ट जान लिया, तुम जान लिया कि ऐसी भी ऐसी क्या होता है। देखो 2-3 चीज़ है जिस पे ज़्यादा क्वेश्चन उठ सकता है। ये तुम्हारा यूनिट प्रूफ के लिए क्या करते हैं, हम डिक्की फुलर टेस्ट करते हैं। तुम्हारा एसीएफ पीएसीएफ क्या होता है, फिर कट ऑफ और डीके होने से क्या फ़र्क पड़ता है, फिर तुम्हारा पीएसीएफ एसीएफ और एआईसी बीआईसी क्या होता है, फिर तुम्हारा लंच बॉक्स और बॉक्स स्पेस क्यू स्टैटिस्टिक क्या होता है। ये सब चीज़ तुमको पता चल गया। अब तुम थ्योरेटिकल जो पार्ट बाकी है जिस पे क्वेश्चन आता है, श्योरली आता है, उसको हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट वाला वीडियो।